चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेस। पृथ्वी की धरातल असमान है। इस असमानता के पीछे की आंतरिक शक्तियां जिम्मेदार हैं। ये शक्तियां स्थल मंडलीय प्लेटों की गतिमान करती है, जिससे धरातल पर विभिन्न स्थल रूपों की रचना होती है और पृथ्वी की धरातल असमतल हो जाती है। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां टेक्टोनिक फोर्स कहा जाता है। पृथ्वी की धरातल ज्यों ही असमतल होता है, सूर्य की शक्ति से उत्पन्न बहिर्जनिक शक्तियां तोड़ फोड़ कर घिस कर समतल करने का प्रयास करते हैं। अंतर्जनित अर्थात आंतरिक शक्तियों एवं बहिर्जनिक अर्थात बाहरी शक्तियों के खेल से ही पृथ्वी की भू आकृतियां बनती है, संवर जाती है। ये दोनों प्रक्रिया पृथ्वी की धरातल पर निरंतर सक्रिय रहती है। इन्हीं को भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। धरातल पर इन प्रक्रियाओं को परिणाम स्वरूप मानव की उसकी जीविका तथा विविध संसाधन आधार प्राप्त होता है। धरातल पर दिखाई देने वाली समस्त भू आकृतियां दो प्रकार के बलों से बनती है, बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल। अंतर्जनिक शक्तियां धरातल को उठाती है और बाह्य शक्तियां लगातार उन्हें समतल उसे करती है। इस अध्याय में हम विशेष रूप से बाह्य प्रक्रियाओं को अनाच्छादन, अपरदन, बृहद संचलन आदि अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? भू आकृतियां प्रक्रियाएं का अर्थ स्पष्ट करें। धरातल के पदार्थ पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों के द्वारा भौतिक दबाव, रासायनिक क्रिया के कारण भूतल में परिवर्तन करने वाली क्रियाओं का भू आकृति प्रक्रिया कहते हैं। मृदा निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताओ। अपक्षय मृदा निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विभिन्न भू आकृतियों प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में दो प्रमुख कारक कौन से हैं? पहला तापमान और वर्षण ही भू आकृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। बृहद संचलन के लिए कौन सी शक्तियां सहायक होती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति संचलन में सहायक होती है। इसके बाद है निक्षेपण क्या है? निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। जब ढाल में कमी आ जाती है तो अपरदित पदार्थ को निक्षेपण अर्थात जमाव शुरू हो जाता है। मृदा क्या है? मतलब मिट्टी क्या है? मिट्टी धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का एक समूह है, जिसमें जीव जंतुओं तथा पौधों का पोषित करने की क्षमता होती है। भू आकृतियां कारक कौन से हैं? प्रकृति के तत्व जो धरातल के पदार्थों का अधिकरण तथा परिवहन करने में सक्षम है, जैसे हिम, जल, वायु आदि भू आकृति कारक हैं। पेडोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? पेडोलॉजी मृदा विज्ञान से संबंध है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा से कहाँ प्राप्त करती हैं? बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं धरातल की ढाल प्रवणता से प्राप्त करती हैं। बहिर्जनिक प्रक्रिया पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से कार्य करती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी एक पृथक पृथक स्थानों पर तापमान तथा वर्षण की भिन्नता पाई जाती है। अनाच्छादन क्या है? विभिन्न बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि के कारण धरातल की चट्टाने का ऊपरी आवरण हट जाता है। इससे ही अनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण सेल की एक ही स्थान पर टूटती फूटती व अपघटित होती रहती है। रासायनिक अपक्षय क्या है? रासायनिक अपक्षय को निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। नमक एक डली को आर्द्र स्थान पर रखने वाला गल खत्म
गल कर खत्म हो जाती है। लोहे को आर्द्र स्थान पर रखने में उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। नमक का गलना और लोहे का जंग लगना रासायनिक क्रिया है। यह प्रक्रिया चट्टानों के साथ साथ तब रासायनिक अपक्षय कहते हैं इसे हम। अपक्षय प्रक्रिया का क्या महत्व है? चट्टानों छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मृदा का निर्माण में सहायक होती हैं। अपक्षय चट्टानों में मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि संकेंद्र सहायक हैं, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों में निक्षालन हो जाता है और वे स्थानांतरित हो जाते हैं एवं खनिज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वृहत संचलन क्या है? शैलों का मलबा छोटे या बड़े रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। इसे हम वृहत संचलन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरें और धाराएं द्वारा शैल को काटना, खुरचना, उसे प्राप्त मलबे या औषध एक जगह से दूसरे जगह ले जाना उसका अपर्दन कहलाता है। तल संतुलन क्या है, किसे कहते हैं? प्रकृति ने धरातल पर कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी घाटियां बनाई है। अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से उच्चावच के इस अंतर को कम करने का तल संतुलन कहते हैं। कार्बोनेशन प्रक्रिया का वर्णन करें। यह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट का खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। जल द्वारा वायुमंडल व मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बोनिक अम्ल निर्मित होता है, जो एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में घुल जाते तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके फलस्वरूप चूना पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। बैक्टीरिया वृद्धि धीमी होने की वजह से कौन सी मृदा संस्तृत है? उसका नाम है पीट। जैविक क्रियाएं किस प्रकार मिट्टी का निर्माण में सहायक होती हैं? जैविक क्रियाएं उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नहीं सतहों का निर्माण होती है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों की मृदा का निर्माण में अत्यधिक महत्व है। यह मृदा बार बार ऊपर नीचे रहते हैं। केंचुए रासायनिक मिट्टी का गठन करते हैं और सहायक भी होते हैं, और जीवों के बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में परिवर्तन आ जाता है। मृत पौधे व जड़ें मृदा को जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं, जिनमें बैक्टीरिया अपना कार्य आरंभ करती हैं। चट्टान के अपक्षय की रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, समझाइए। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला है विलयन, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। इस तरह के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु ऐसे खनिज युग शैलें अपक्षय हो जाती है। अगला है कार्बोनेशन। वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है। जल योजन, हाइड्रेशन। कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती हैं और फैलकर कमजोर हो जाती हैं तथा बाद में टूट जाती हैं। ऑक्सीकरण, इसी को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना। ऑक्सीजन का अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल के मिलने से होती है। भौतिक अपक्षय क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? भौतिक अपक्षय के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन, सूक्ष्म एवं आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल करना जैसे कारक जिम्मेदार हैं।
ये निम्न प्रकार के हैं, जिसमें अपलोडिंग है, अनलोडिंग, चेंज इन टेम्परेचर, फ्रीजिंग एंड फ्रोस्ट वेंडिंग, साल्ट वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसे हम हिंदी में भार विहीनीकरण कहते हैं, तापक्रम में परिवर्तन, हिमकरण एवं तुषार बेंडिंग, लवण अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में परिवर्तन और सूक्ष्म और आर्द्र परिस्थितियों को बदल देता है, जिनके कारक जिम्मेदार हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। आर्द्र और सूक्ष्म मतलब न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। इसमें भी जो है भार विहीनी, तापक्रम में परिवर्तन, वही सब सेम है। इसके बाद क्या है? अपक्षय की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सचित्र समझाइए। अल्पसंकन, संकुचन एवं विस्तारण, हिमकरण में व तुषार बेंडिंग। अल्पसंकन क्या होता है? अपक्षय की इस प्रक्रिया में चट्टानों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती हैं। ऐसा गुंबद आकार की भू आकृति में होता है। इनके ऊपर की परत अपरदन के कारण हट जाती है और परतें पट्टियां विकसित हो जाती हैं। संकुचन एवं विस्तारण, शैलों में मौजूद खनिज तापमान बढ़ने से फैलते हैं एवं तापमान कम होने से सिकुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से शैलों कमजोर होकर टूटती हैं। हिमकरण व तुषार बेंडिंग, फ्रीजिंग एंड फ्रोस्टिंग बेंडिंग, इसमें शैलों की दरारों में जल भर जाता है। तापमान गिरने से जल में हिम परिवर्तित हो जाता है। हिम बनने का आयतन बढ़ता है और शैल पर दबाव डालता है। इस प्रक्रिया में पुनरावृत्ति की शैल टूट जाती है। तीव्र संचलन प्रक्रिया क्या है? इसके कितने प्रकार घटित होती हैं? आर्द्र जलवायु में मंद या तीव्र वनस्पति ढालों पर जलयुक्त मिट्टी अथवा गाद से तेजी खिसकना, तीव्र संचलन करना। यह प्रक्रिया कई तरीके की होती है। मृदा प्रवाह, जब संतृष्ट चिकनी मिट्टी व गाद पहाड़ी ढालों के सहारे नीचे की ओर संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। सीढ़ी बनाते हुए जब पदार्थ सांप की तरह नीचे खिसकता है तो अवसर्पण कहलाता है। कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो, बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय होने से पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है और तेजी से कीचड़ की नदी के रूप में ढालों से घटित की ओर बढ़ने लगता है। यह घटना बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती है। मलबा, यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है, जिसमें मलबा चट्टानों के टुकड़े से कहते हैं कीचड़ प्रवाह से तेज गति से नीचे आता है। अपक्षय मृदा किसे कहते हैं? इसके प्रभावित कीजिए। किस तरह से प्रभावित करता है? चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करता है। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े गले अंश होते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। इस मिश्रण में रंध्रों में जीवन के लिए आवश्यक गैसें तथा जल के घुले पोषक खनिज में मिल जाते हैं। इस तरह लंबी समयावधि मृदा को अच्छा मिश्रण तैयार हो जाता है। मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक क्या है? यह कारक किस तरह मृदा को सहायक करती हैं? जलवायु मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचाता है। मूल पदार्थ क्या है? मूल पदार्थ जो है दूसरा, जिस प्रकार चट्टानों को अपक्षय होता है, मिट्टी की प्रकार भी वैसा होता है। उदाहरणार्थ दक्षिण भारत की मिट्टी वहाँ की आधार शैलों के कारण काली होती है। उच्चावच, पहाड़ी भागों में मिट्टी की परतें पतली होती हैं, जबकि मैदानी भागों में इसकी परत जो है मोटाई में होती है। जैविक क्रियाएं क्या है? वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। पांचवा है कि
समय में क्या है, लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध और उपजाऊ होती है लंबे समय तक। 8वां, वे कौन से कारक है जो वृहद संचलन की सक्रिया को बढ़ा देते हैं? वृहद संचलन सक्रिया को पीछे के अनेक कार्य करते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन, प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर पदार्थ के टिकने के आधार को हटाना। ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी, पदार्थ के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अधिभार। चौथा है कि अत्यधिक वर्षा, संतृप्त तथा ढाल से पदार्थ को स्नेहन द्वारा उत्पन्न अधिभार। अतिभार, मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन, प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई। इसके बाद है बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएं इस क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में भिन्न क्यों होती हैं? इसके निम्नलिखित कारण है। पृथ्वी की धरातल तापीय प्रवणता के कारक, अलग अलग जलवायु प्रवेश स्थिति, जोखिम, अंशांशीय मौसमी तथा जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण पैदा होती है। वनस्पति का घनत्व, प्रकार, वितरण जो विशेष वर्षा तापक्रम पर निर्भर करता है, बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएं पर अप्रत्यक्ष असर डालता है। तीसरा है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायिक तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, सूर्यमुखी ढालों के सूर्य विमुख ढालों की तुलना में ज्यादा सूर्यताप प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता का मिलना। चौथा है कि वायु का वेग तथा दिशा, वर्षण मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षा वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की स्तर, दैनिक पर हिमकरण तथा पिघलन, आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई आदि फर्क के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के भीतर भू आकृति की प्रक्रियाएं अलग होती हैं। 5वां है जलवायिक कारक समान तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं की गहन शैलों के प्रकार की संरचना पर निर्भर है। भिन्न भिन्न प्रकारों की शैल संरचना में विभिन्नता कारक भू आकृति प्रक्रियाएं के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिरोध क्षमता पेश करती है। एक खास शैल उस प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा अन्य प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधरहित हो सकती है। अंतर्जनित और बहिर्जनिक दोनों ही बल पृथ्वी निर्माण के समय अपना अपना कार्य बहुत ही अनुशासित तरीके से करते हैं, किंतु वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी गति असामान्य वृद्धि हुई है। क्यों? अंतर्जनित बल पृथ्वी के उच्चात्मक संबंधी विविधता उत्पन्न करते हैं। पर्वत, पठार, मैदान आदि भू आकृति का निर्माण है। बहिर्जनिक बल धरातल से उत्पन्न इस भिन्नता को समान करते हैं, किंतु वर्तमान में समय मनुष्यों को संसाधनों का अत्यधिक दोहन आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भाग भूकंप, चक्रवात आदि त्रासदियों में जूझ रहे हैं। भारत भी अछूतो नहीं है। उत्तराखंड, केदारनाथ में आई बाढ़, कश्मीर में आई बाढ़ या नेपाल ये भूकंप के लिए सीधे तौर पर मनुष्य ही उत्तरदायी थे, क्योंकि धरातल के भाग को बनने में बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजार वर्ष समय लगता है, किंतु मानव द्वारा उसके उपयोग, दुरुपयोग, कुरुपयोग के कारण संभव में अधिक तीव्र गति से ह्रास किया है। यदि उन प्रक्रिया जिन्होंने धरातल के रूप में दिया है और अभी दे रही है, उनसे साम्यता बनी ली जाए तो निश्चित रूप से मानव द्वारा किए जा रहे हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। मिट्टी के निर्माणकारी सक्रिय तथा निष्क्रिय कारकों को स्पष्ट कीजिए। एक्टिव फैक्टर, जलवायु तथा जैविक क्रियाएं सक्रिय घटक हैं। इन घटकों द्वारा मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती रहती है। इन घटकों पर अपघटन व तथा विघटन होता रहता है। इन घटकों द्वारा मिट्टी का निर्माण में कम समय लगता है। और निश्चय घटक क्या है? पैसिव फैक्टर, मूल पदार्थ, धरातल तथा समय निश्चित घटक। ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तित नहीं लाते हैं। ये घटक
ये घटक कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है।